नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एएमसी चैनल पर। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ फाइल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप लोग पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं और चाहते हैं इसी तरह के और सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि नए वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। सभी लोग साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहे ताकि पता चल सके आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया है। तो इसमें सही आंसर कौन से दिए हुए हैं? ऑप्शन सी 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? यदि पूछ लिए जाए कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पे? जल्दी से आप लोग बताएं कमेंट करके। वेरी गुड, बहुत अच्छा से लोग आंसर करते रहे। तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के प्रयास से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और प्रारंभ में मुस्लिम लीग मुसलमानों के हित की एक सभा थी। ऑप्शन सी 1906। अगला क्वेश्चन फिर है कि वेस्टर्न वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। क्या क्वेश्चन? वेस्टर्न वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था किस वर्ष में? 1944 में। ऑप्शन ए 1944 में वेस्टर्न वुड्स सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन ए, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। वेस्टर्न वुड्स सम्मेलन जो है यह 1944 में हुआ था। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यूएस के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर आयोजित हुआ था। ठीक है, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम IBRD एवं IMF जो ये चीज है इनकी स्थापना हुई थी इसी के दौरान। ठीक है, क्या क्या? IBRD और IMF। ठीक है, चलिए, और इससे आप लोग जानते हो कि IBRD एवं IMF को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कही जाती है। जुड़वा संतान के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला भी क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है कि 1882 की त्रिगुट संधि में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? त्रिगुट संधि में कौन सा राष्ट्र इन ऑप्शन में से सम्मिलित नहीं था? तो इसमें सम्मिलित कौन कौन नहीं था? तो इसमें जर्मनी सम्मिलित था, इटली सम्मिलित था, ऑस्ट्रिया सम्मिलित था। तो सम्मिलित कौन नहीं था? इंग्लैंड। इंग्लैंड इसमें सम्मिलित नहीं था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? इनकी समाधि स्थित है ग्वालियर में। ग्वालियर, ऑप्शन डी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे? ग्वालियर में। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। ऑप्शन डी। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होता है? शहरों में। शहरों में आपने देखा होगा कि जितने भी बने होते मकान सब कुछ पास पास सटे हुए बिल्कुल रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व। और यदि पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य बिहार राज्य है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे होते हैं? तो शहरों में। ऑप्शन डी। व्हाइट सोशलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? वाई सोशलिज्म नामक, यहाँ पे व्हाइट नहीं वाई है, ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं कौन? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? शेरे पंजाब के नाम से इनमें कौन मशहूर है? तो ये दो लोगों के लिए इसमें आंसर है। पहला तो यहाँ पे आंसर दिया लाला लाजपत राय, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन के अनुसार सही है, परंतु शेरे पंजाब के नाम से महाराज रणजीत सिंह को भी जाना जाता है। और यहाँ ऑप्शन के अनुसार चले हम लोग तो इसमें लाला लाजपत राय बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब एवं पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने
प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में तुरंत आंसर आ गए होंगे कि इसमें सही आंसर कौन से दिए हुए हैं। तो इसमें सही आंसर कौन से दिए, जल्दी से लोग आंसर करते रहे। इसमें सही आंसर क्या है? चंपारण में, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन सी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे और इन्होंने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया था और लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था। तो वह यहाँ पे आए थे और आंदोलन किए थे, जो कि एक सफल आंदोलन रहा था। अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि लोनार झील कहाँ पर अवस्थित है? तो लोनार झील अवस्थित है कहाँ पे? ये सब क्वेश्चन देखते तुरंत आंसर कर दें। महाराष्ट्र, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो मिलती है किसकी सीमा? सिक्किम से। सिक्किम से मिलती है नेपाल की सीमा। भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं सिक्किम या 4 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। ठीक है, तो ये सब पे आप लोग ध्यान जरूर रखें। अब ये पूछ ले कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं भारत के, या फिर ये पूछ लिया जाए कि भारत के कौन कौन से राज्य पाकिस्तान से सटे हुए हैं, तो क्या क्या हो जाएगा? इसमें 4 राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर। या फिर पूछ ले कि चीन से संबंधित भारत के कौन कौन से राज्य हैं या फिर कितने राज्य हैं, तो चीन से संबंधित कितने हैं? चीन से जो सटे हुए संबंधित वह है 5 राज्य। कौन कौन से? 5 राज्य। जम्मू कश्मीर जो कि अब लद्दाख हो गया है, वहां पे अब नए केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख, तो लद्दाख हो गया। और दूसरा फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सभी चीन से लगते हैं। भूटान से संबंधित भारत के 4 राज्य हैं। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से सटे कौन कौन से राज्य और कितने हैं? तो 4 राज्य। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। या फिर पूछ ले कि बांग्लादेश से संबंधित कौन कौन से राज्य सटे हुए? बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य सटते हैं या फिर कितने राज्य सटे हैं? तो कितने राज्य हैं? 5 राज्य लगते हैं बांग्लादेश से। कौन कौन से? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। तो पड़ोसी जो भी देश है उनसे सटे कौन से राज्य सटते हैं, नहीं सटते हैं, क्या है, नहीं है, ये सब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस पर आप लोग ध्यान जरूर रखें। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? क्या क्वेश्चन? शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक किसकी है? तो किसकी अधिक है ये क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में तुरंत आंसर आ गए होंगे कि इसमें सही आंसर दिया हुआ है कौन सा? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन डी महाराष्ट्र इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन फिर है कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? दक्षिण छोर का नाम है निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसका नाम है। भारत के दक्षिण छोर का नाम है इंदिरा पॉइंट। या फिर पूछ ले कि भारत का दूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो दक्षिण बिंदु था, पूछ ले उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट दक्षिणी, उत्तरी यदि पूछे तो इंदिरा कॉल। और भारत का दूरस्थ पूर्वी बिंदु यदि पूछ ले पूर्वी, तो पूर्वी बिंदु क्या है? किवथू। ठीक है। और भारत की पश्चिमी बिंदु कौन सी है? गौरमोता या फिर गोहरमोता, जो भी लिखे हो ऑप्शन में तो आप लोग समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन को आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर क्या है? क्वेश्चन है कि थिम्पू कहाँ की राजधानी है? तो थिम्पू राजधानी कहाँ की है? क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में तुरंत आंसर आ गए होंगे। थिम्पू कहाँ की राजधानी है? किसकी राजधानी है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। ठीक है। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। ठीक है। तो ये सब आप लोग याद जरूर रखें। और थाईलैंड के बारे में जानते हो, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर क्या है। क्वेश्चन है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था किस नदी पे? इसका निर्माण हुआ था किस नदी पे? दामोदर नदी पे। ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन बी। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भारत के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश की कितनी प्रतिशत भाग पर वन रहना चाहिए? कितने प्रतिशत पर लगभग वन रहना चाहिए? तो ये कितने पर रहना चाहिए?
33.3%। ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से आप लोग बताएं आंसर करके। इसमें सही आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक प्रारंभ हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। यह सब भी एक पॉइंट है, तो ये सब याद आप लोग जरूर रखें। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। ऑप्शन सी, सरपंच होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन फिर है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति यानी कि शपथ जो दिलवाते हैं मुख्यमंत्री को, तो वह कौन दिलवाते हैं? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करती है? इसमें सही आंसर क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन सी, राज्यपाल। और नियुक्ति भी यही करवाते हैं, राज्यपाल ही, और शपथ भी राज्यपाल ही दिलवाते हैं। ठीक है, भारत की जो संविधान है जिसमें अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो ये परामर्श ले सकता है किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की संस्था का निरीक्षण कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की संस्था का निरीक्षण कौन कर सकता है? इसका निरीक्षण कौन कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय। ऑप्शन सी, अधीनस्थ न्यायालय। अगला फिर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? सभी लोग आंसर करते हैं, जल्दी से भी लोग आंसर करते रहे। तो इसमें सही आंसर कौन से दिए हुए हैं? ऑप्शन सी, 1993। ऑप्शन सी, 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी। रोजगार आश्वासन योजना 1993 ईस्वी में प्रारंभ किया था। और विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ये भी आप लोग याद जरूर रखें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु कितनी थी? तो औसत आयु थी कितनी? औसत आयु कितनी थी? तो औसत आयु थी 64.6 वर्ष। ऑप्शन सी, 64.6 वर्ष। और विकसित देशों में औसतन आयु होती है कितनी? 75 वर्ष से अधिक। भारत में सबसे अधिक औसतन आयु केरल राज्य का है। ये भी आप लोग याद जरूर रखें। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति जो है यह कब अपनाई गई थी? यह कब अपनाई गई थी ये पूछे गए हैं। तो यह अपनाई गई थी कब? 1991 में। 1991। ऑप्शन सी, 1991 में अपनाई गई थी। 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा भी की गई थी। किसी परमाणु के m कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, परंतु यहाँ ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलें तो यहाँ पे अधिकतम क्या है? 10। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी, 10। कार्बन का कौन सा अपरूप डियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? डियोडेसिक ग्लोब के रूप में इसमें क्या है? डियोडेसिक ग्लोब के रूप में इसमें क्या दिए हुए हैं? तो इसमें सही आंसर क्या है? ग्रेफाइट। ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। इसमें कार्बन के 3 अपरूप है। कौन कौन से? एक है फ्लोरीन, दूसरा हीरा और तीसरा ग्रेफाइट। तो ये सब याद आप लोग जरूर रखें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? इसमें उत्सर्जन तंत्र से क्या संबंधित नहीं है? उत्सर्जन तंत्र से इसमें क्या संबंधित नहीं है? तो गुर्दे की धमनी या उत्सर्जन तंत्र से संबंधित
नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? गुप्त प्रजनन अंग किस पौधे में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं किस पौधे में? ये पाए जाते हैं मर्सलिया पौधे में। मर्सलिया, आप लोग सोच रहे हैं किस टाइप का पौधा था, ये आपको मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये इस तरह के पौधे में पाया जाता है, इस पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। और जो छत्र देवदार देख रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी, छत्र देवदार फाइनस के नाम से जाना जाता है। इसके परागकण इतनी तादाद में होते हैं और पीले बादल बन जाते, लगता है जैसे कि वो पीला बादल है। साइकस क्या होता है? तो साइकस को साजो फॉर्म भी कहते हैं। ये सजाने के काम में आते हैं, देखा होगा अपने शादी विवाह वगैरह में सजाने के काम में भी आते हैं ये। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रक्रिया शामिल है? किसमें यह प्रक्रिया शामिल है? तो यह प्रक्रिया शामिल है किसमें? यह प्रक्रिया शामिल है अनुदैर्ध्य तरंग में। ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य तरंग में यह प्रक्रिया शामिल है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? नेट्रियम किसका लैटिन नाम है? तो ये लैटिन नाम है किसका? यह लैटिन नाम है सोडियम का। सोडियम को ही नेट्रियम के नाम से भी लैटिन नाम है इसका, तो इस नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रतीक है Na, Na इसका प्रतीक है। और सोडियम का निष्कर्षण कास्टनर विधि और डाउन विधि से तैयार किया जाता है, जो कि आप लोग जानते हो कि सोडियम को धातु से, सोडियम जो धातु है इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फिर? प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है? तो प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड स्थित है कहाँ पे? प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड स्थित है श्रीलंका में। ऑप्शन सी, श्रीलंका, ऑप्शन सी। पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियों और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। तो जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? इनमें जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? जल्दी से आप लोग आंसर करके बताएं, देखते हैं कितने लोग इसमें सही आंसर कर पाते हैं। इसमें सही आंसर क्या दिया हुआ है? बायोमास, ऑप्शन सी, बायोमास। अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। तो अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? अंडज प्रणाली, ऑप्शन सी, अंडज प्रणाली। प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? तो मुक्त तत्व के रूप में क्या नहीं पाया जाता है? सोडियम, ऑप्शन डी, सोडियम। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कब? 1936 में। ऑप्शन सी, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी। और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, तो आप लोग इसके बारे में याद जरूर रखें, शायद यह इस बार भी पूछे जाए। इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन होते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया था 1957 में। या फिर क्वेश्चन पूछ ले कि प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? तो प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 1997 में। ये 3 इनसे क्वेश्चन बनते, तो ये भी याद आप लोग अवश्य रखें। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई इसमें क्या है? तो केल्विन तापमान की एसआई इकाई है, ऑप्शन डी, केल्विन। पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का क्या कारण है? ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछे जा सकते हैं कि जो बरसात के बूंद गिरते हैं वह गोल क्यों बन जाते हैं, गोल होकर वह नीचे क्यों गिरते हैं? तो इसका कारण क्या है? इसका क्या कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन डी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव न्यूनतम एकांकी क्षेत्र घेरती है, जितना छोटा छोटा हो सके वो उतने बूंद में बन जाती है। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है? तो सबसे बढ़िया रोधी इसमें क्या है? इसमें सबसे बढ़िया जो रोधी है वह है कांच, ऑप्शन सी, कांच इसमें सबसे बढ़िया इंसुलेटर है। अगला फिर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ये देखते ही आपके माइंड में तुरंत आंसर आ गए होंगे कि यह कहते हैं किसे? यह कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। आगे फिर क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार
किस क्षेत्र में, यानी कि ये ऑप्शन लिखे हुए इनमें से किस क्षेत्र में नहीं दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते किसमें किसमें, जैसे कि आप लोग जानते हो कि नोबेल पुरस्कार किसमें किसमें दिए जाते हैं। पहला तो हो गया साहित्य में दिए जाते हैं, फिर शांति में भी दिए जाते हैं, विज्ञान, रसायन, भौतिकी, इन सभी में दिए जाते हैं। कब से? 1901 से यह दिया जाता है। तो यह कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित नहीं है, कंप्यूटर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। और आप लोग जानते होंगे कि भारत का प्रथम व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। या फिर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है, तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली मलाला यूसुफजई है, जिनका उम्र कितना था? 17 वर्ष। और जानते हैं ये प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं, जबकि 1940 और 42 ईस्वी के बीच नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। कब नहीं दिया गया था यदि ये पूछे जाए तो 1940 से 1942 के बीच नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए थे। ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो पहला स्वर्ण पदक हॉकी में कब जीता था भारत ने? तो यह जीता था 1928 में। ऑप्शन बी, 1928 में पहला पदक जीता था। और भारत ने अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 के मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। यह सब आप लोग याद जरूर रखें। और अब तक भारत ने हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। अभी तक 8 स्वर्ण पदक भारत ने हासिल किया है। और भारत के प्रथम बार हॉकी में स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। ये सब भी आप लोग याद अवश्य रखें। तो आज 40 क्वेश्चन शामिल किए थे। वीडियो आज कुछ लंबी हो गई, कोई बात नहीं, पर जानकारी आपको अधिक मिले होंगे आज, क्योंकि सभी क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको कुछ ना कुछ बताया ही है, तो इस वजह से वीडियो आज थोड़े लंबे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करें। नए यदि आप चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि नए वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे। पीडीएफ फाइल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।